ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट अकाउंट में। ये हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन कॉर्पोरेट अकाउंट में, और ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें मैं आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स बता चुका हूँ, when credit for firm underwriting is not given और when credit for firm underwriting is given। तो इसमें मैंने आप लोगों को दो स्टेटमेंट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहली स्टेटमेंट when credit for firm underwriting is not given, दूसरी स्टेटमेंट when credit for firm underwriting is given। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। ये फर्स्ट मेथड का स्टेटमेंट हमारा बनाया हुआ है, ये सब मैं समझा चुका हूँ। इसके वीडियो लेक्चर भी मैंने बना दिए हैं, ऐप पे अपलोड भी कर दिए हैं। ये दूसरी स्टेटमेंट है when credit for firm underwriting is given, इसके भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, सब समझा दिया है, कैलकुलेशन समझा दिया है। आज मेरे को क्या बताना है? आज मेरे को ये बताना है कि जर्नल एंट्री इस चैप्टर में कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री के रूल्स क्या हैं। आपने देखा, मैंने बहुत बार बताया भी कि ऊपर वाली जो दोनों स्टेटमेंट है, उन दोनों स्टेटमेंट में सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स था, कोई भी अमाउंट नहीं थी। ये दोनों स्टेटमेंट में सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स है, कोई अमाउंट नहीं है। तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज में तो हमको अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट किस तरीके से आएगी? अमाउंट सॉल्व करने से पहले मैं कुछ वर्किंग नोट्स, कुछ रूल्स बता देता हूं आपको कि कौन सी अमाउंट्स कहां पे काम आएंगे। ये जर्नल एंट्री का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, कोई एंट्री लिखी नहीं है। तो जर्नल एंट्री जो होती है ना इस चैप्टर में, वो 3 सेट में होती है। आप ऐसे बोल सकते हो सेट 1, सेट 2, सेट 3। देखो सेट 1 क्या होता है? सेट 1 होता है कि किरण लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, ऑब्वियसली हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं किरण लिमिटेड की बुक्स में, तो हम कौन हुए? हम हुए किरण लिमिटेड, ठीक है। सेट 1 में क्या होता है? सेट 1 में सारे के सारे इक्विटी शेयर्स इश्यू करो। अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स थे, टोटल 10,000 शेयर्स कंपनी को बेचने थे। तो सेट 1 में होता है इश्यू ऑल द शेयर्स either to normal public मतलब आउटसाइडर्स और to underwriters। मतलब कंपनी क्या करेगी? अपने सारे शेयर्स इश्यू करेगी, बेचेगी, या नॉर्मल पब्लिक को बेचेगी या अंडरराइटर्स को बेचेगी। कंपनी को पहले अपने सारे शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। इसको मैं सेट 1 बोलता हूं। अब सेट 1 में कभी 3 एंट्री होंगी, कभी 4 एंट्री होंगी, मैं इसको सेट 1 बोलता हूं। इसके बाद आएगा सेट 2। सेट 2 में क्या आता है? सेट 2 में आता है व्हेन द अंडरराइटिंग कमीशन बिकम्स ड्यू, मैं इसको सेट 2 बोलता हूं। व्हेन द अंडरराइटिंग कमीशन बिकम्स ड्यू एंड पेएबल टू अंडरराइटर्स। ऑब्वियसली हम कौन है? कंपनी। तो हम अंडरराइटर्स को क्या देंगे? अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। इसकी कैलकुलेशन मेरे को पहले समझानी है कि अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट कैसे आएगी। ये हमारा सेट 2। इसके बाद आएगा सेट 3। सेट 3 क्या होता है? सुनना ध्यान से। इसके बाद आएगा सेट 3। सेट 3 क्या होता है कि सेट 3 को मैं बोलता हूं फाइनल सेटलमेंट। सेट 3 मतलब फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब क्या? जिस अंडरराइटर से जितना पैसा लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो। फाइनल सेटलमेंट। किसी अंडरराइटर से हमको पैसा लेना बाकी है तो हम ले लेंगे, और किसी अंडरराइटर को हमको पैसे देना बाकी है तो हम लोग दे देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनल सेटलमेंट। तो सेट 1 सारे शेयर इश्यू करो, या पब्लिक को या अंडरराइटर्स को। सेट 2 अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करो। सेट 3 फाइनल सेटलमेंट। अब हर एक सेट में 3-4 एंट्री दूंगी। ओके, जर्नल एंट्रीज हमेशा सेम रहेंगी, कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, अमाउंट्स चेंज होते रहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट कैसे निकालनी है उससे। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अंडरराइटिंग कमीशन इक्वल टू, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी के नंबर ऑफ शेयर्स
अगर डिबेंचर्स हो तो डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेट मतलब परसेंटेज, रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी अंडरराइटर की अंडरराइटिंग कमीशन निकालने का, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख के थियरी वाले पेजेस में याद कर लेना, थियरी वाले पेजेस में लिखना, अच्छे से ये फॉर्मूला याद कर लेना कि अंडरराइटिंग कमीशन की अमाउंट कैसे आती है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन अपॉन 100। अच्छा, रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में ये रूल है, फिर से ये रूल है कि अगर इक्विटी शेयर्स है, अगर इक्विटी शेयर्स है उसमें इफ रेट मतलब परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, if rate of underwriting commission is not given, then it should be taken as 5%. अगर रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दिया हुआ है तो आप लिखोगे 5% इक्विटी शेयर्स में। उसी तरीके से अगर मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन बोला हो, इफ मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन, if maximum underwriting commission is to be given, if maximum underwriting commission is to be given, then it should be taken as 5%। मतलब परसेंटेज नहीं दिया हो तो भी 5% और मैक्सिमम बोला हो तो भी 5%। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग परसेंटेज बताया हुआ है, नहीं बताया तो भी 5%, मैक्सिमम बोला हो तो भी 5%। ये थियरी वाले पेजेस में सब लिख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन में एक परसेंटेज बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है, नहीं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में परसेंटेज अंडरराइटिंग कमीशन का नहीं बताया हुआ है और जर्नल एंट्री पूछी हुई नहीं है, बट इस क्वेश्चन की मैंने सारी कैलकुलेशन बताई है तो मैंने सोचा इसी में जर्नल एंट्री भी बता दूं। तो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम 5% निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हो जो इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। इलेवन लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इश्यू प्राइस दिया हुआ नहीं है कि अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो कितना प्रीमियम था, वो सब बताया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपए वही हमारे इश्यू प्राइस है 10 रुपए, क्योंकि इश्यू प्राइस दिया हुआ नहीं है। तो जो फेस वैल्यू होगा 10 वही इश्यू प्राइस होगा 10। ओके, अब ये ग्रॉस लायबिलिटी है, यहाँ पे लिखा है these shares were underwritten as follows: 6,000 shares, 2,500 shares, 1,500 shares। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 6,000 और 2,500 8,500 हुआ, 8,500 और 1,500 10,000 हुआ। 10,000 शेयर्स ABC ने मिलके अंडरराइट किए थे, फेस वैल्यू थी 10 रुपए। अब ये याद रखो 6,000, 2,500, 1,500, यही अपने ग्रॉस लायबिलिटी में भी लिखा था यहाँ पे, ये रहा 6,000, 2,500 और 1,500। इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना होता है इश्यू प्राइस के साथ। तो मैं यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन निकाल रहा हूँ, अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ ए, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ ए ऑफ मिस्टर ए। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए के कितने शेयर्स थे 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू थी 10 रुपए, एक्चुअली इश्यू प्राइस चाहिए पर इश्यू प्राइस दी हुई नहीं है, तो इश्यू प्राइस दी हुई नहीं है तो फेस वैल्यू ले लेंगे 10 रुपीज। अगर इश्यू प्राइस दी हुई है तो जो इश्यू प्राइस दी हुई है वो लिखनी है। तो 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कमीशन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो 5%, तो 5/100। तो 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कमीशन का रेट 5/100। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का एक शेयर, तो ये हुआ 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 होता है 3,000। मैं करके बताता हूँ, 6,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, 3,000। ये 3,000 रुपीज अंडरराइटिंग कमीशन होगा किसका, ए का। अब इसी तरीके से अंडरराइटिंग कमीशन आएगा मिस्टर बी का, अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कितने शेयर्स अंडरराइट किए थे ग्रॉस लायबिलिटी
2500 शेयर्स। तो मिस्टर बी ने 2500 शेयर्स की गारंटी ली थी, तो 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2500 इंटू 10 होगा 25,000, 25,000 का 5%, 25,000 का 5% होगा 1250, 25,000 का 5% होगा 1250। मैं यहाँ पे 2500 कर देता हूँ, 1250। इसी तरीके से अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ मिस्टर सी, अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ मिस्टर सी, तो मिस्टर सी ने कितने शेयर अंडरराइट किए थे? 1500 शेयर्स। तो 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मल्टीप्लाई बाय 5%, तो 1500 इंटू 10 होगा 15,000, 15,000 का 5% होगा 750। इसका हम लोग टोटल कर देंगे कि इन तीनों का टोटल कितना है। तो 3000 और 1250, ये हुआ 4250, 4250 और 750, ये हो गया 5000। तो इन तीनों का टोटल आ रहा है हमारा 5000, टोटल अंडरराइटिंग कमीशन 5000। ये जो मैंने सेट 2 लिखा था कि व्हेन अंडरराइटिंग कमीशन बिकम्स ड्यू, उसमें ये 5000 काम आएगा। ठीक है, चलो अंडरराइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन हो गई। अब एक एक करके जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में सुनना ध्यान से, जर्नल एंट्री में सिर्फ आपको स्टेटमेंट में दे, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की जर्नल एंट्री बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट मेथड था व्हेन क्रेडिट फॉर फॉर्मल रेंटिंग इज नॉट गिवन, मैं इसकी जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड की, सेकंड मेथड की नहीं। तो जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो उसमें सिर्फ ये जो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी थी 10,000 शेयर्स, एक ये चाहिए जो टोटल ग्रॉस लायबिलिटी थी, ये वाली 10,000 शेयर्स, ये हमको चाहिए 10,000 शेयर्स के टोटल कितने शेयर्स थे, ये 10,000 शेयर्स हमको चाहिए। थोड़ा कलर चेंज करूं और भी, ये 10,000 शेयर्स हमको चाहिए। एक दूसरा, सीधा लास्ट लाइन में जो टोटल लायबिलिटी थी 5,000 शेयर्स, ये हमको चाहिए। फर्स्ट लाइन चाहिए और लास्ट लाइन चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं। तो 10,000 शेयर और 5,000 शेयर्स, बीच वाला सारा हाँ कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा सारा, पर जर्नल एंट्री में खाली फर्स्ट लाइन काम आती है और लास्ट लाइन काम आती है, और कुछ काम बीच वाला काम नहीं आता है जर्नल एंट्री में। तो मैं जर्नल एंट्री में लिख देता हूँ जर्नल, थोड़ी स्पेलिंग गलत है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। कौन से मेथड की? फर्स्ट मेथड की जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट मेथड मतलब क्रेडिट नॉट गिवन, क्रेडिट नॉट गिवन, उसकी जर्नल एंट्री ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कंपनी शेयर्स बेचेगी, तो हमारी कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स थे, हमारी कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स थे। इन 10,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीदने पड़े जबरदस्ती। 5,000 में दे 3320, 300, 1380। अब सुनते जाना, 3320 शेयर्स, तो 3320 शेयर्स, 3320 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, ये आएगा 33,200। इतने शेयर्स मिस्टर ए को जबरदस्ती खरीदने पड़े, तो ए अकाउंट डेबिट, ए इज द रिसीवर। हमारी कंपनी ने, किरण लिमिटेड ने ए को शेयर्स बेचे, तो ए इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ए को शेयर्स मिले। उसी तरह मिस्टर बी डेबिट, मिस्टर सी डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। ए को कितने शेयर्स खरीदने पड़े? 3320 मल्टीप्लाई बाय 10। बी को कितने शेयर्स खरीदने पड़े? 300 मल्टीप्लाई बाय 10। सी को 1380 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10, 3000, 1380 मल्टीप्लाई बाय 10, 13,800। इतने शेयर्स इनको जबरदस्ती खरीदने पड़े, तो 3320 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक शेयर। अच्छा, ये मैंने ब्रैकेट जानबूझ के क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी है ना यहाँ पे प्रीमियम भी होता है, तो 10 रुपए की जगह पे 12 रुपए का एक शेयर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, 3320 इंटू 10, फिर 300 इंटू 10, और फिर 1380 इंटू 10। इतने शेयर्स इन लोगों को जबरदस्ती खरीदने पड़े, और मतलब ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल आएगा 5,000 शेयर्स। बाकी के 5,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, पब्लिक ने खरीदे तो पब्लिक हमको पैसे दे देगी। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे होंगे? बाकी के 5,000, टोटल 10,000 शेयर्स थे, उससे 5,000 शेयर ए बी सी ने खरीदे, बाकी के 5,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, तो ये 50,000 रुपीज पब्लिक वाला पैसा हमको बैंक से मिल जाएगा, वो पैसा रोकड़ा कैश बैंक से हमको मिल जाएगा। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू बैंक, सॉरी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए, 10 रुपए का एक, तो हमारा टोटल इश्यू प्राइस हो गया 1 लाख। अगर इसमें प्रीमियम भी होता तो मैं लिख देता टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम होता तो, पर इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। अब चेक कर लो, डेबिट का टोटल भी 1 लाख होना चाहिए। ये आप नीचे स्क्रीन में देखोगे ना, एकदम नीचे राइट साइड पे 1 लाख, मतलब इन सब का टोटल 1 लाख आ रहा है, और क्रेडिट में भी 1 लाख आ रहा है। अगर प्रीमियम हो तो उसको अलग से क्रेडिट करना। बीइंग शेयर्स इश्यूड टू अंडरराइटर्स एंड पब्लिक, ये हमने अंडरराइटर्स और पब्लिक को शेयर्स बेच दिए, दे दिए, इश्यू कर दिए। ये सेट 1 होता है। सेट 2 होता है कि जितना हमको अंडरराइटिंग कमीशन देना बाकी है, हम जितना अंडरराइटिंग कमीशन देंगे एबीसी को, तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारी कंपनी के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है, एक फिक्टिशियस एसेट है, एक लॉन्ग टर्म लॉस है, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, जिसको आप फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। ये लॉस 1 साल में होता है, पर हम इसको राइट ऑफ धीरे धीरे करते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड, अदर करंट एसेट्स। ओके, अंडरराइटिंग कमीशन टोटल हुआ 5,000, ये हमारा एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, डेबिट होगा। उसने 3,000 हमको ए को देना बाकी है, 1250 हम बी को देंगे इन फ्यूचर, पेएबल टू बी बाय अस एंड पेएबल टू सी बाय अस 750। तो 3,000 1250 750, 3,000 1250 750, टोटल अंडरराइटिंग कमीशन 5,000 रुपए हमारा एक्सपेंस हुआ। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। इतना पैसा हमको देना बाकी है। तो बीइंग द अंडरराइटिंग कमीशन payable by us, okay, to underwriters, done। तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा टू ए, टू बी, टू सी, ये सेट 2। अभी सेट 3, सेट 3 मतलब फाइनल सेटलमेंट। तो हम लोगों ने मिस्टर ए को जो शेयर्स बेचे, उनकी वैल्यू थी 33,200, इतना पैसा हमको ए से लेना बाकी था। ए इज आर डेटर, ए से हम कौन है? कंपनी। हमारी कंपनी ने मिस्टर ए को 33,200 रुपीज के शेयर्स दिए थे, उसमें से ए की कमीशन निकलती है 3,000 रुपए, जो हम लोगों को ए को पैसा देना था। तो रिसीवेबल कितना था हमारा? रिसीवेबल था 33,200, पेएबल कितना था? 3,000। तो ऑब्वियसली रिसीवेबल ज्यादा है, मतलब हम पैसा रिसीव करेंगे, ए से पैसा लेंगे। कितना पैसा लेंगे ए से? हमको पैसा लेना था 33,200 शेयर्स का पैसा, उसने हमको कमीशन का पैसा देना था 3,000। तो जर्नल एंट्री नंबर 3, तो हम पैसा लेंगे ए से। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना पैसा? 33,200 माइनस 3,000, तो ये होता है 30200, 30,200। इतना पैसा हम ए से लेंगे, क्योंकि हमने जो शेयर्स दिए हैं वो ज्यादा पैसों के दिए हैं और कमीशन कम है। तो इसको बोलेंगे फाइनल अमाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। ऐसा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि तीनों का फाइनल सेटलमेंट अलग अलग एंट्री करो। मिस्टर ए का फाइनल सेटलमेंट की एंट्री अलग करो, बी की अलग, सी की अलग। क्योंकि किसी किसी में क्या होगा, किसी किसी में ये डेबिट वाली अमाउंट बड़ी होगी और किसी किसी में ये क्रेडिट वाली अमाउंट बड़ी होगी, ये वाली। इस क्वेश्चन में ए बी सी तीनों में डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में तीनों में डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है। देखो 33,200 बड़ा है, 3,000 छोटा है। मिस्टर बी में 3,000 बड़ा है, 1250 छोटा है। मिस्टर सी में भी 13,800, 13,800 बड़ी अमाउंट है, 750 छोटी अमाउंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों में डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है, तो हम मिस्टर ए बी सी तीनों से पैसा लेंगे। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी क्रेडिट वाली अमाउंट भी बढ़ जाती है, तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में तीनों की एंट्री सेम होगी, बट रिवर्स भी हो सकती है। अब सेम
मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि तीनों का डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये एंट्री नंबर 4, ये एंट्री नंबर 5। यहाँ पे बैंक टू ए की जगह पे बैंक टू मिस्टर बी, यहाँ पे बैंक टू मिस्टर सी। चलो अमाउंट्स डिलीट, अमाउंट्स डिलीट, अमाउंट्स चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए की जगह पे मिस्टर बी और यहाँ पे ए की जगह पे मिस्टर सी। चलो अभी मिस्टर बी और सी की कैलकुलेशन। हमने बी को शेयर्स कितने दिए थे? हमने बी को शेयर्स दिए थे 3000 रुपए। ये रहा 3000 रुपया, इतना पैसा हमको लेना था बी से। उसने हमको कमीशन देनी थी 1250, तो 3000 रुपए हमको लेने थे, उसने हमको कमीशन देनी थी 1250, इतनी कमीशन हमको देनी थी। बाकी कितना पैसा बचा? 1750। इतना पैसा हम लोग बी से लेंगे, बैंक टू बी। बाकी बचा मिस्टर सी। मिस्टर सी को हमने शेयर्स दिए थे 13,800 रुपीज के, ये रहा। और हमको कमीशन देनी थी 750 रुपीज। तो हमने शेयर्स दिए 13,800 के और कमीशन थी 750 रुपीज। तो 13,800 माइनस 750, 13,800 माइनस 750, 13,800 माइनस 750, 13050। इतना पैसा हमको सी से लेना बाकी था और हमने ले लिया। और लास्ट में ग्रैंड टोटल। कभी कभी याद रखना, क्रेडिट वाली अमाउंट बड़ी होगी ना, अगर सपोज करो मिस्टर बी में डेबिट में हो 1000, सपोज डेबिट में हो 1000 और क्रेडिट में है मिस्टर बी में 1250। अब डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 1250 है, मतलब 250 रुपीज हमको देना पड़ेगा। अगर मिस्टर बी को 250 रुपीज हम देंगे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक टू बी, उसकी जगह पे उल्टा हो जाएगा बी टू बैंक, मतलब 250 रुपीज हम पे करेंगे अगर क्रेडिट वाली अमाउंट ज्यादा हो तो। अब लास्ट में ग्रैंड टोटल। तो इस तरीके से सेट 1 2 3 3 सेट होते हैं। लास्ट में ग्रैंड टोटल, सारी अमाउंट्स का टोटल 1,50,000, 1,50,000 डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल आ रहा है हमारा 1,50,000। डन। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिख लेना सारा आंसर। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मैंने जर्नल एंट्री बताई है फर्स्ट मेथड की, सेकंड मेथड की नहीं बताई अभी भी, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, देखते जाना। कॉर्पोरेट अकाउंट है, ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट्स है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी सीधा जर्नल एंट्री पे जाता हूँ जो आज शुरू किया। ये वर्किंग नोट्स, रूल्स सब थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये जो पूरा मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये सब थियरी वाले पेजेस में, इतना थियरी वाले पेजेस में। और यहां से लेकर अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ ए से लेकर सम्स वाले पेजेस में, ये सब सम्स वाले पेजेस, ये सम्स वाले पेजेस में। डन। चलो लिखना शुरू करो बेटा, अच्छे बच्चे बनाओ, लिखते रहो, लिखते रहो बेटा।